गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ये पुरस्कार का नाम है। तो इस पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा साइप्रस। एक्चुअली में अभी मोदी जी 15 जून से लेकर 19 जून तक 3 देशों की यात्रा पर हैं, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो जब वो सबसे पहले साइप्रस देश गए तो वहां पर उनको साइप्रस की कैपिटल जो है निकोसिया, वहां पे साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहा गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की बात करें तो साइप्रस सरकार ने 1991 में अपने पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस थर्ड की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और मैं आपको बता दूं 23 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। उनसे पहले प्रधानमंत्री जब थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 2002 साइप्रस का दौरा किया था। तो याद रखना, इनको अभी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। नाम मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। पहले मैं आपको साइप्रस ले चलता हूँ, उसके बाद में आपको मोदी जी को अभी पिछले एक आध साल में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जिन भी देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, वो सारे आपको रिवाइज करवाऊंगा। पहले आप मैप में देखो, ये रहा साइप्रस, कैपिटल निकोशिया हो गया, करेंसी यूरो हो गई, प्रेसिडेंट है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ये यूरोपीय संघ का सदस्य देश है साइप्रस। अब मोदी जी को 2024 और 2025 में जिन भी देशों ने अवार्ड दिए थे वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उल्टे से देखो, जैसे कि अभी लेटेस्ट ये साइप्रस का मिला है, और इसी साल इससे पहले अभी श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था जिसको कहते हैं मित्र विभूषण। उससे पहले मॉरिशस का मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन। बारबाडोस ने भी दिया था ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये 2025 के हो गए। अब 2024 में देखते हैं, कुवैत ने दिया था ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, और गुयाना ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया में ऑर्डर ऑफ द नाइजर मिला। रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया, और भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग दिया था। एक बार एग्जाम में यही प्रश्न आ गया था, अवार्ड का नाम देकर के पूछा था ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो भी मोदी जी को दिया गया। रशिया के केस वाला प्रश्न आया था, है ना, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। तो ये ध्यान रखना, 2024 और 2025 में जिन भी देशों के सर्वोच्च सम्मान उनको मिले मोदी जी को, अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, ये है क्या? तो ये एक तरह का ड्रोन है, और अभी भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये एक विटॉल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, यानी कि हेलीकॉप्टर की तरह ये ऊपर उड़ सकता है और विमान की तरह लंबी दूरी तय कर सकता है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, उसी ने बनाया, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में मिलेगा। अच्छा, इस ड्रोन के रेंज की बात करेंगे तो 170 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये लगातार 1.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल भारत एक सटीक टारगेट को हिट करने के लिए करेगा, और अभी इसका भारतीय सेना ने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो यहाँ से सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि रुद्रास्त्र अभी न्यूज़ में रहा, इसका भारतीय सेना ने सफल परीक्षण किया। ये है क्या? ये एक ड्रोन है, और कहाँ पर सफल परीक्षण किया, किसने इसका निर्माण किया, क्या रेंज है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अब ड्रोन से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तक जितने भी ड्रोन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े हैं ना करंट अफेयर्स में, वो सारे रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो, अभी IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया जिसका नाम है त्रिशूल। IIT जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया। भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ। भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, इसका नाम इंद्रजाल है। ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये खुलेगा तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? भारत। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश इजराइल।
देश का पहला ड्रोन स्कूल ये खुला ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। इसके अलावा अभी भारत MQ-9B आर्म्ड ड्रोन ये खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। और भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोनथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन ये तैयार किया था यूक्रेन ने। और झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? भार्गवस्त्र। और इंडिया ये यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। ये जो यूरो ड्रोन कार्यक्रम है ये यूरोप के 4 प्रमुख देश जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की एक संयुक्त पहल है। कह सकते हो ये एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है और भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ड्रोन से संबंधित ये सारे लगभग 20-21 प्रश्न है, ये मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 को किसने जीता है? तो आंसर होगा नाइट्रोकैप्ट ने। तो नाइट्रोकैप्ट ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है, या आप कह सकते हो कि एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हवा, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके हवा से नाइट्रोजन को ठीक करने का दावा करती है। मतलब हवा से नाइट्रोजन निकालने के लिए ये प्लाज्मा और हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे उर्वरक उत्पादन में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता नहीं रहती है। मतलब ये ऐसा उर्वरक तैयार कर रहे हैं जो हवा से नाइट्रोजन को सोखता है, और इस तरह के उर्वरक को तैयार करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। ये इनकी खास बात है। नाइट्रोजन आपको पता है एक आवश्यक पोषक तत्व होता है जो पौधों के विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाइट्रोकैप्ट का लक्ष्य भी है एक ऐसा उर्वरक बनाना जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ हो, और इसी के लिए अभी इसको फूड प्लेनेट प्राइज 2025 मिला है। याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। इसमें पुरस्कार राशि $2 मिलियन होती है। और कौन देता है? तो एक स्टॉकहोम में कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 2019 से। मतलब इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 2019 से। ठीक है, तो सिंपल सा एक लाइन में क्या याद रखना है, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है फूड प्लेनेट पुरस्कार, फूड प्लेनेट प्राइज 2025 के लिए दिया गया नाइट्रोकैप्ट को। ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। क्या काम करता है, किसके लिए मिला, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे फूड से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक देखो, अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमने मनाया था 7 जून को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? उज्जैन में। अभी दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में जो हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट ये नई दिल्ली में हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट था, और इसमें पार्टनर कंट्री जापान रहा था, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 ये जीता मारियांगेला हुंगरिया ने, ये ब्राज़ील से हैं। ठीक है, तो एक तो ये फूड से जो प्राइज है वर्ल्ड फूड प्राइज ये भी 2025 का है, और जो आज हमने पढ़ा फूड प्लेनेट प्राइज, ये दोनों याद रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं 2025 के। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। आपको पता है योग दिवस कब होता है? 21 जून को। तो 21 जून 2025 को जो इंटरनेशनल योगा डे होगा, और इस बार याद रखना ये हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं, या आप यूं कह सकते हो ये इसकी 10वीं वर्षगांठ है। तो इस बार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को मेजबान स्थल के रूप में चुना गया है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये जरूर याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली बार जो योगा दिवस है वो हमने 2015 में मनाया था। ठीक है, तो इसमें याद रखने के लिए यही पॉइंट है कि इस बार का जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कहाँ पे मनाया जाएगा? विशाखापत्तनम में। और थीम जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं कमलेश पासवान, इन्होंने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया, चेन्नई के पास थल्लाम्बुर में। तो ऐसा करने से भारत के कृषि क्षेत्र में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, ड्रोन वाला प्रश्न है, तो ड्रोन से भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूं।
और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है। तो यहाँ पर भारत के पहले से ही और क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये तैयार किया आईआईटी बॉम्बे ने और इसका नाम है भारत जैन। और याद रखना, भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण कौन कौन मिलकर के कर रहे हैं? कोलकाता का जो गार्डन रिच शिप बिल्डर है और नॉर्वे की एक कंपनी है कोंग्सबर्ग, ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में। और भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी किसने किया? अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई की कंपनी है। देश का पहला साइकेड गार्डन ये कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला बन गई है छोंजिन अंगमो, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली है ये। ठीक है, तो भारत के पहले से संबंधित अभी जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा ब्लेज मैट्रेवेली। तो यूके की विदेशी खुफिया एजेंसी है MI6 और अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई है ब्लेज मैट्रेवेली। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। MI6 इसकी स्थापना 1909 में होती है। ये यूनाइटेड किंगडम की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय लंदन में है और अभी इसकी पहली महिला हेड बन गई है ब्लेज मैट्रेवेली। किनके स्थान पर आई, किनको रिप्लेस किया? इन्होंने रिचर्ड मूर को रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे महिलाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिम्बाब्वे से हैं और इस पद पर आने वाली पहली महिला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड नागोजी ओंकाजा इवेला है नाइजीरिया से। और पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी अंजू राठी राणा CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और अभी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नटेम्बो नंदी नदेतवा बनी राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव। ये बनाया गया शर्ली बॉचवे को घाना देश की इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनयिंग पटामा को थाईलैंड की इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। इनके अलावा अभी 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी की हैं। ये रिप्लेस करेंगी फिलेमॉन यांग को जो कैमरून से हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल अभी बनी है शेखा नासिर अल नोवेसी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज कराया, अभी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 31 मई 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है? तो आंसर होगा 51.5 गीगावाट। तो अभी हमारे केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अभी उन्होंने बताया कि देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता ये पिछले साल 46.42 गीगावाट थी, जो भी बढ़ करके 51.5 गीगावाट हो गई है। मतलब 10.5% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। और आपको बता दूं, भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा से पूरा करना, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी ये सब आती है। और आपको बताइए 2070 तक का हमारा टारगेट है जीरो एमिशन का। और आपको बता दूं कि चाइना, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। लेकिन भारत में भी अगर बात करें सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता ये किस राज्य में है, तो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और ऐसे राजस्थान है। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2024-25 के दौरान पवन ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में देखी गई, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और ये तो हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ दिनों पहले ही हमने सौर ऊर्जा के बारे में भी बात करी थी। तो सौर ऊर्जा क्षमता में याद रखना, दुनिया में बात कर रहे हैं, पहले स्थान पे चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है और भारत चौथे स्थान पर है।
और यहाँ पे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के मामले में पहले पे चाइना, फिर अमेरिका, पहले 2 तो फिक्स हैं। यहाँ पे तीसरे पे जर्मनी आ गया और फिर भारत आया है। और 2024-25 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता बताई गई थी 220.10 गीगावाट। ठीक है, तो ये सारे डेटा याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में ग्लोबल विंड डे ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 15 जून को। तो हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2007 में मनाया गया था। और अभी बेंगलुरु में वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसकी थीम थी पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो देखो फिर 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 इसको किसने शुरू किया, तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी हमने पढ़ा था कि इजराइल ने ईरान पे ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमला किया था और उसके जो भी परमाणु स्थान है और जो मिलिट्री एरियाज है उनको नष्ट कर दिया था। और इसी हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी की भी मृत्यु हो गई। तो अब उसी के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया और इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अच्छा, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 क्यों? क्योंकि इससे पहले पिछले साल ही 2024 में ईरान ने इजराइल पे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1 और 2 चलाया था। और अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि इन हमलों में ही ईरान के नेतांज जो स्थान है, वहां पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन पहले ईरान लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान कैपिटल तेहरान हो गई है, करेंसी ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान। चाबहार बंदरगाह आपको यहीं पर मिलेगा और इसी में जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है उसको भारत ने 10 सालों के लिए लीज पर ले लिया। दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल भी आपको यहीं पर मिलेगा। और एक बंदरगाह और न्यूज में था, शाहिद राजाई बंदरगाह, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, ये भी न्यूज में था, तो इसको भी ध्यान में रखना आप। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो न्यूज में थे वो रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हमने घुसपैठ को रोकने के लिए ये शुरू किया था हमारी सेना ने। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने चलाया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला हमने किया था इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास था, ये बेंगलुरु में शुरू हुआ। और ऑपरेशन केल्लर दक्षिण कश्मीर में शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था इस ऑपरेशन के अंतर्गत। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रशिया पर गुप्त ड्रोन हमला किया था इसके अंतर्गत। ऑपरेशन गोस्ट सिम इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के जो फर्जी सिम है उसके खिलाफ ये चलाया। और ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी हमने पढ़ाई था, इजराइल ने ईरान पे हमला किया था उसके परमाणु स्थलों पे, सैन्य ठिकानों पे। और उसी के बदले में अभी ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया इजराइल के खिलाफ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में म्यूनिक IISF विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते, तो आंसर होगा 4 पदक। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल इवेंट में जो अभी 8 से लेके 15 जून तक हुआ था, कहाँ पे, म्यूनिक जर्मनी में। इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड हैं और 2 ब्रोंज हैं। यहाँ पे 2 गोल्ड कौन लेकर के आए वो भी देख लो। सुरुचि सिंह वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, और 1 गोल्ड मिक्स इवेंट में आया है आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता लेकर के आए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 गोल्ड है, तो इस तरह से 2 गोल्ड और 2 ब्रोंज मिलकर के 4 मेडल हमारे पास आए। मेडल टैली में आप देखोगे पहले स्थान पे चाइना है, चाइना के पास 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है। दूसरे स्थान पे नॉर्वे और तीसरे पे रहा भारत। आपको बता दूं
कि ये जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 है ये 2025 में 9 चरणों में हो रहा है, 9 फेजेज में हो रहा है और ये इसका चौथा चरण था जो भी म्यूनिक जर्मनी में हुआ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1907 में। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी और हेड है लुसियानो रोसी जो इटली से हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करना। बाकी डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना करके तैयार करते हैं जो आपको मिलेगी अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और डेली इसकी PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है और अपनी एप्लीकेशन को तो आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वीकली वाले जो हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आते थे अब आना बंद हो गए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने रिप्लाई कर दिया था लेकिन सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे बोल देता हूँ तो सब तक बात पहुँच जाएगी। देखो वीकली में बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम लगा करके मेहनत लगा करके वीडियोस तैयार होते हैं, लेकिन लगातार काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और काफ़ी समय से मेरे घर में कुछ समस्याएं चल रही है, उस कारण से भी मैं थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर कैसे भी करके समय भी निकालें, कहीं से समय कट करें, जैसे कि थोड़ा नींद का समय कम कर दें, कहीं और से समय कट करके इधर यूज़ करें, लेकिन जब रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो फिर काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। इसलिए वीकली वाले वीडियोस अपलोड करना भी बंद कर दिए हैं। दोनों कारण है, टाइम का भी इशू चल रहा है क्योंकि घर में कुछ समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है और मेरी आदत नहीं है दूसरों की तरह अपने स्टूडेंट्स के सामने रोने की कि ये दिक्कत हो गई है, ये चल रहा है, अब क्या करूं, ये करूं, उससे कुछ होगा भी नहीं। समस्या है, गंभीर है, पारिवारिक समस्या है तो पारिवारिक समस्या गंभीर ही होती है। ठीक है, अब समस्या है, बस उसका समाधान ही खोज सकते हैं। नुकसान तो होता ही है, चाहे किसी भी लेवल पे देखें, आर्थिक रूप पे देखें, मानसिक रूप से देखें। और दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर बंद ही कर दिया। अगर उसमें रेस्पॉन्स भी मिलता रहता ना तो भी मैं पूरे प्रयास करता कैसे ना कैसे करके उसको कंटिन्यू रखता। होप आप समझ पाएंगे, दोनों ही कारण है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और यही एक कारण भी है मैं बाकी और तरह के जो भी वीडियोस अगर बीच बीच में कभी बना देता हूँ वो भी तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। अभी डेली में कंटिन्यू रख पा रहा हूँ, ये अभी मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात भी हो रही है इस स्थिति में, और अभी मैं इसे ही मेंटेन करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें ब्रेक नहीं लाना चाह रहा। वरना आप देखेंगे जो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है डेली की क्विज में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जो टॉपिक वाइज क्विजेज मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया था वो शायद फरवरी या मार्च तक ही अपलोड हो पाई थी, उसके बाद भी उसमें ब्रेक लग गया था क्योंकि इन सब चीज़ों में समय देना पड़ता है। और किसी भी तरह की समस्या जीवन में आती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है पारिवारिक समस्या। वो जब आती है तो इंसान इतना टेंशन में चला जाता है, मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। बाकी चलो आप लोग छोड़िए, मैं आप लोगों से कभी इस तरह की बात शेयर भी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देना, पढ़ाना जो भी चल रहा है करंट में, जितना मुझे आता है, जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, बस वो आपको डिलीवर हो जाए, सही से आपको समझ में आ जाए। उससे ज़्यादा मैं और किसी भी चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, आपको टेंशन फ्री रखता हूँ कि आप पढ़ो, अपना मटेरियल लो और बाकी अपने काम करते रहो। वरना बहुत से चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो अपनी घर गृहस्थी की बातें, जीवन की बातें, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे परिवार, ये करते रहते हैं। क्या मतलब है? कोई मतलब वाली बात नहीं, कोई सेंस वाली बात नहीं। जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं, बाकी तो फिर गॉसिप्स तो पूरी भर भर के पड़ी हुई है यूट्यूब में। खैर चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथूट ये किसने शुरू किया? केरल। और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया 15 जून को। कुशमैन एंड वैकफील्ड की 2025 के निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा स्थान। और भारत सरकार ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई? तो आंसर होगा गोविंद मोहन। किसे सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को। ब्रिक्स के भागीदार देश के रूप में अभी शामिल हुआ वियतनाम। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? दूसरा। उसके अलावा भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री। और आखिरी प्रश्न था डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया, तो आंसर होगा नामीबिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।